बीएड द्वितीय वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ, EPC 4, जिसका प्रकरण है सामंजस्य, हार्मनी। यहाँ हम इस प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले समझेंगे कि जो है सामंजस्य होता क्या है। इसके लिए जो व्यक्ति किसी समाज में, परिवार में या समुदाय में रहता है, तो वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए हमेशा अनुकूल परिस्थिति हों। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी ऐसी हो जाती हैं जिनके सहारे रहना वहाँ मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी व्यक्ति वहाँ रहता है और उन परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। तो यह सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि सामंजस्य वह स्थिति है जिसमें समाज के अंतर्गत परस्पर किसी भी प्रकार की जो आपसी व्यवहार है उसमें विषमता न हो, अनुकूलता हो, उपयुक्तता हो, और यदि नहीं होती है तो उपयुक्तता बनानी होती है। अर्थात वहाँ समाज के साथ कोई न कोई समझौता करना पड़ता है और उस समझौते के अंतर्गत जहाँ हमारा स्वार्थ निहित था उस स्वार्थ को त्याग करना पड़ता है। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो विषम परिस्थितियाँ बनी रहती हैं और हम जो है कष्ट की स्थिति में आते हैं। तो यदि हम स्वार्थों का त्याग कर देते हैं, अपनी विशेषता का जो हित है हमारा उसे भूल जाते हैं, तो समाज और परिवार में खुशहाली आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषम परिस्थितियां होते हुए भी व्यक्ति को अपने कुछ सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है और ये जो समझौता करते हैं वही सामंजस्य है। सामंजस्य के अंतर्गत परिवार में या समाज में जो सबसे बड़ी बात है कि यदि परिवार है तो इसमें पूरे परिवार के हित की बात की जाती है, न कि किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के। और यदि समाज में है तो समाज के पूरे सभी लोगों के साथ जो है सबका हित हो, जिसमें वो सिद्धांत अपनाया जाता है। अर्थात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब इस प्रकार का सिद्धांत हम लेके चलते हैं, जहाँ हो सकता है कुछ लोगों को उसमें अहित भी हो, सबका हित न हो, तो ये हमारा विषम परिस्थितियों से समझौता करना ही सामंजस्य है, क्योंकि कुछ न कुछ त्याग हमको निश्चित रूप से करना पड़ता है। अब आता है कि सामंजस्य को बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है
वो है हमारा परिवार। और परिवार किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके लिए परिवार में भी प्रत्येक व्यक्ति की नेचर, प्रत्येक व्यक्ति की आदतें, प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। सभी व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं की जा सकती। सभी समस्त परिवार को एक साथ लेकर के यदि चलना है तो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को अपनी कुछ इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा। और जहाँ व्यक्ति अपनी कुछ इच्छाओं का त्याग कर देता है, वहाँ जो है सारे परिवार में एक खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि अब परिवार को साथ लेके चलना है, न कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति को। तो सामूहिक रूप से जहाँ पूरे परिवार का हित है उसका ध्यान रखा जाता है, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति का। व्यक्तिगत रूप से परिवार प्रत्येक व्यक्ति के सामंजस्य को प्रभावित करता है। अब यह दूसरी बात आती है कि परिवार के साथ साथ दूसरा जो कारक है वो है हमारा विद्यालय। विद्यालय किस प्रकार से सामंजस्य को प्रभावित करता है, इसमें जब बालक परिवार से निकल करके विद्यालय में पहुंचता है तो विद्यालय में उसे अनेक प्रकार के छात्र, सहपाठी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बहुत सारे लोग मिलते हैं और उन सबके साथ उसे विद्यालय में रहना है। हो सकता है कुछ चीज़ें विद्यालय की अनुकूल हों, कुछ प्रतिकूल हों। मान लीजिए अनुशासन उसे पसंद आता है या नहीं आता है, कड़ा है, तो यदि उसे वहाँ अध्ययन करना है तो अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा, विद्यालय के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और जब विद्यालय के नियमों का पालन करता है तो उसे कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन नियम पालन करने में संपूर्ण विद्यालय के अध्ययन का आधार लिया जाएगा, किसी व्यक्तिगत छात्र का नहीं। यदि छात्र को वहाँ अध्ययन करना है तो उसे कुछ समझौता विद्यालय के नियम कानूनों के साथ करना पड़ेगा, चाहे विषम परिस्थिति ही क्यों न हो, तभी उसका सामंजस्य हो सकता है। तो विद्यालय भी सामंजस्य को प्रभावित करने वाला है। अध्यापक है, हो सकता है एक अध्यापक की बात उसे पसंद नहीं आती हो, लेकिन उस अध्यापक से यदि उसको पढ़ना है, विद्यालय में पढ़ना है, तो उस अध्यापक से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। कुछ ऐसे साथी भी हो सकते हैं जहां उसे उन साथियों की संगत पसंद न हो, लेकिन जिस कक्षा में वो पढ़ा है उस कक्षा के साथियों के साथ उसे अपना समझौता करना पड़ेगा, उस परिस्थिति में ढलना पड़ेगा, तभी वो सामंजस्य को स्थापित कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो है छात्र को, व्यक्तियों को सामंजस्य की ओर ले जाने वाला हो, उनमें सामंजस्य बिठाने वाला हो। वो पाठ्यक्रम जो व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन लाने वाला हो, व्यक्ति को सामंजस्य सिखाने वाला हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए।
यदि इस प्रकार का पाठ्यक्रम रहता है तो निश्चित मान लीजिए एक व्यक्ति अपने को सामंजस्य पूर्ण बना लेता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत 2 विषय ऐसे अध्ययन स्वरूप आए हैं जिनसे सामंजस्य बिठाने में बहुत आसानी होती है। उसमें पहला है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ। सबसे पहले हमको स्वयं को समझना है और इसे विस्तार से आप पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पेपर है नॉलेज इन करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, कि व्यक्ति को किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को ज्ञान लेते हुए पूरा करना है। इसमें नैतिकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता, ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। जब इन सारी चीज़ों को व्यक्ति अपने अंदर समाहित करता है तो सामंजस्य का स्वरूप स्वयं ही उसके अंदर आ जाता है। तो हमारा पाठ्यक्रम सामंजस्य को स्थापित करने वाला हो, क्योंकि कहीं न कहीं पाठ्यक्रम से सामंजस्य प्रभावित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो है हमारा शिक्षक। जब आप विद्यालय जाते हैं तो निश्चित है कि शिक्षक के बगैर पढ़ना असंभव है और हर शिक्षक की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। बात वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का ढंग, व्यवहार का ढंग, अनुशासन का ढंग, सबका अलग अलग होता है। छात्रों को एक शिक्षक काफ़ी प्रिय लगने लगता है और वहीं दूसरा शिक्षक जिससे छात्र नफरत करने लगते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी सभी छात्रों को उन दोनों प्रकार के शिक्षकों से अध्ययन करना पड़ता है। वहां जो है छात्र और शिक्षक दोनों को एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि अध्यापक को अध्ययन कराना है और छात्र को अध्ययन करना है। तो दोनों अपने बीच में, दोनों अपने अपने कुछ स्वार्थों को त्याग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो दोनों के अंदर एक अच्छा व्यवहार उत्पन्न होता है और विद्यालय का अध्ययन जो है अच्छी प्रकार से चल पाता है। तो शिक्षक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का एक व्यक्तित्व है कि उसके क्रियाकलापों से भी समझौता हमें आसानी से मिलता है। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो है हमारा सरकार की नीतियां। देखिए, आप जानते हैं सरकार 5 साल बाद बदल जाती है और 5 साल बदलने के बाद आपने देखा होगा समाज के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक सरकार आती है तो अपनी नीतियां बदल देती है, दूसरी सरकार आती है तो दूसरी नीतियां लागू कर देती है। तो ये राजनीतिक लोगों का जो फंडा है ये बड़ा अजीब है। हर राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के अनुरूप नीतियों में परिवर्तन करती है, क्योंकि राजनीतिक लोगों को शासन करने के लिए, अपने को उस शासन में प्रमुख सिद्ध करने के लिए अपनी नीतियां बनानी होती हैं और वो नीतियां कुछ समाज के हित में हो सकती हैं, कुछ समाजों के अहित में हो सकती हैं, लेकिन पूरे देश और प्रदेश को उन नीतियों से पाला पड़ता है, नीतियों के आधार पर चलना पड़ता है। तो उन नीतियों से समझौता करना पड़ता है, चाहे वो नीतियां व्यक्ति के अनुकूल हैं या नहीं।
उन नीतियों के आधार पर चलना ही पड़ेगा। तो सरकार की नीतियां भी बहुत जो है सामंजस्य को प्रभावित करती हैं। अब भ्रष्टाचार के संबंध में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं है। इसके बाद जो आगे का बिंदु आता है वो है हमारा सामाजिक संस्थाएं। देखिए, समाज के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं। इसमें विद्यालय भी हमारा एक संस्था है, एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वे भी कार्य करती हैं। बैंकें भी हमारी सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न कार्यालय। तो व्यक्ति जब समाज में रहता है तो सामाजिक संस्थाओं के साथ जो क्रियाकलाप हैं उनके साथ चलना पड़ता है। कुछ सामाजिक संस्थाएं समाज के हित में कार्य करती हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसा लगता है कि समाज के हित में नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन जब समाज में रहना है तो यदि कोई सामाजिक संस्था समाज के साथ कुछ अहित भी कर रही है तो उससे भी समझौता करना पड़ता है। तो समझौता करके उस समाज पर निर्भर करना, उसी के अंतर्गत रहना और व्यक्ति के अंदर बदलाव सामाजिक संस्थाओं से भी आता है। तो सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के सामंजस्य पर प्रभाव डालती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो हमारा सामाजिक मूल्य। हर व्यक्ति का अपना सामाजिक मूल्य अलग होता है। समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसका किस प्रकार से रहन सहन है, समाज उसे कितना चाहता है, कितना नहीं चाहता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो जाए, आप इस बात को अच्छी प्रकार से मानते हैं कि गांव का सरपंच ही हो, क्या वो पूरे गांव को संतुष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। या कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जो लोग संतुष्ट नहीं होते उन्हें भी तो वहीं रहना है, इसलिए उनको कुछ समझौता करना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जो है अपने क्षेत्र में, जो समाज में रहता है, उसमें अपना मूल्य बनाना पड़ता है, आदर्श स्थापित करना पड़ता है। और इसके लिए आवश्यक है कि उसे अपने मूल्य में वृद्धि करनी है, लोगों में लोकप्रिय होना है। यदि कुछ लोग उसके विरोधी भी हो सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उस आलोचना को देखते हुए भी उसे उस समाज से समझौता करना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा राजनीतिज्ञ जब कोई भी चुनाव लड़ता है तो वह ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है जहां कभी वो गया ही नहीं या जाना भी नहीं चाहता। उन लोगों से भी समझौता करता है जाने के लिए। क्यों करता है? कि उसे चुनाव जीतना है। वहां वो न जाने के अपने अपमान को भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे आदर्श हैं, समाज के आदर्श हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और निश्चित है कि हर व्यक्ति आदर्श पर चल नहीं पाता। जब नहीं चल पाता है और उसे उसी सामाजिक स्थिति में रहना है तो उस आदर्श के कुछ नियमों से वो उसे समझौता करना पड़ता है, अपने सामंजस्य को प्रभावित करना पड़ता है, जिससे कि उसका सामंजस्य ठीक प्रकार से बैठ सके, वो आसानी से रह सके, वो शांतिपूर्वक रह सके। इसके साथ साथ जो अगली व्यवस्था है
वो आप जानते हैं, हमारी न्याय व्यवस्था। सबसे ज्यादा सामंजस्य को प्रभावित करने वाला बिंदु है ये। आप जानते हो, इस समय व्यक्ति को न्याय कहीं है ही नहीं। न्याय व्यवस्था का जो प्रचलन है, जो मजबूत व्यक्ति है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, न्याय व्यवस्था भी उसी के साथ है। और यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति संघर्ष करता भी है न्याय के लिए, तो एक इतने लंबे समय में उसको न्याय मिलता है कि वो न्याय उसके हित का नहीं रहता। और कभी कभी तो स्थिति ये आ जाती है कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक व्यक्ति लड़ते लड़ते समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो न्याय व्यवस्था पूरी नहीं होती। तो हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में है। लेकिन फिर भी व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जाएगा तो कोर्ट ही, कहाँ जाएगा भाई? दबंगों से कभी कभी उसे समझौता भी करना पड़ता है, और अधिकांश करता है, और न्याय उसके फेवर में नहीं आ रहा है, नहीं, या उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो न्याय व्यवस्था से भी समझौता करता है। तो न्याय व्यवस्था भी हमारे सामंजस्य को प्रभावित करती है, क्योंकि कहीं इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि न्याय के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्या पुलिस, क्या लॉयर, क्या न्याय व्यवस्था, न्याय कोर्ट, ये सारी चीजें पैसे से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण न्याय व्यवस्था चरमरा जाती है। अब व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता तो उसे समझौता ही एक उपाय रह जाता है, जिसे अपनी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए समझौता करना पड़ता है। अब देखिए, ये चीजें तो हो गई प्रभावित करने वाली। अब व्यक्ति सामंजस्य कैसे बिठाए? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो यहां हम जो है कुछ ऐसे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। यदि हम उनका पालन करते हैं, उनको देखते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम समाज के साथ, परिवार के साथ, विद्यालय के साथ और समाज जो है अन्य संस्थाओं के साथ जो है अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो स्व के साथ जो सामंजस्य बिठाने वाले कुछ ऐसे कारण जिससे हम सामंजस्य को बड़ी आसानी से बिठा सकते हैं। तो पहला इसमें बिंदु है आचरण में सुधार करना। देखिए, कोई व्यक्ति गलत आदमी है तो निश्चित है कि वो अपने को सामंजस्य बिठा नहीं पाएगा। लेकिन यदि समाज में वो अपने आचरण को सुधार कर ले, परिवार में अपने आचरण को सुधार कर ले, विद्यालय में अपने आचरण को सुधार कर ले, तो बड़ी आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहला बिंदु कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, और ऐसा व्यवहार कि जो सबको अच्छा लगने वाला हो। मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ आप दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, और वो व्यवहार तुम्हारे साथ कोई करता है तो तुमको क्रोध आता है। तो आप ये देखिए कि जैसा व्यवहार जो हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, यदि ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ हो तो क्या स्थिति होगी। तो ऐसा सोच करके अपने आचरण में परिवर्तन कर लें।
तो सामंजस्य आसानी से बिठाया जा सकता है। दूसरे बिंदु जो आता है इसमें, गलतियों की स्वीकृति करना। देखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है कि जो है गलती न करता हो। गलती हर व्यक्ति से होती है, और जो कार्य करेगा उससे तो गलती होगी, ऐसा संभव ही नहीं है कि न हो। और जो कार्य ही नहीं करे उससे तो कहा नहीं जा सकता, तो कार्य करने में गलती होती है, ये निश्चित है। लेकिन गलती हो जाने के बाद भी उसे स्वीकार न करना, घमंड में अपनी बात को रखना, घमंड करना, अहंकार करना कि नहीं मुझसे गलती हुई नहीं, यह सबसे बड़ी सामंजस्य का विरोधाभास है। यदि व्यक्ति अपनी गलती को सुधार कर लेता है, यदि व्यक्ति अपनी गलती को बड़ी आसानी से सुधार कर लेता है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, परिवार के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए। फिर कोई कुछ कहता भी नहीं कि चलो भाई अगले आदमी ने अपनी गलती को स्वीकार तो किया। और नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो है नकारात्मक गुणों का त्याग, अर्थात अनैतिकता नहीं करनी है। आप जानते हो, यदि व्यक्ति अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास कर ले, अनैतिक गुणों का त्याग कर दे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को वो व्यक्ति पसंद आने लगता है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति किसे अच्छा नहीं लगता। तो जो नकारात्मकता है, जो उसकी नकारात्मक सोच है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली सोच है, वो उसे त्याग करनी पड़ेगी। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि जो दूसरे लोगों के सुख हैं उनसे दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी जो नकारात्मक सोच है वो उन्हें परेशान करने वाली है। और यह भी निश्चित है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको आने वाले दिनों में वैसा ही फल मिलता है। वो किसी से कहे या न कहे वो बात अलग है, लेकिन उसे उसका परिणाम मिलता है, उसे एहसास होता है कि मैंने अमुक गलत कार्य किया था और उसका ये परिणाम है। तो उसे हमेशा जो है अपने नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। जो नकारात्मक गुण हैं, अनैतिक गुण हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो अपना लक्ष्य जो है निर्धारित किया जाए। देखिए, जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, आप भटकते रहते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं। तो आपके सामने जब कोई लक्ष्य ही नहीं तो आप करेंगे क्या। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि करना क्या है। जब आपके सामने एक लक्ष्य निर्धारित होगा, अरे तभी तो उस लक्ष्य पर चलने का प्रयास करेंगे, उसको सफल करने का प्रयास करेंगे। और जब लक्ष्य ही नहीं है तो फिर आप तीर का तुक्का बनाते रहेंगे। तो व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाय। व्यक्ति को एक लक्ष्य यह धारण कर लेता है तो उसको साध देता है, साधना कर लेता है, उसकी बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता।
तो एक लक्ष्य निर्धारित अवश्य व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। मुझे क्या बनना है और जो बनना है उसके अनुकूल कार्य करना है। अब आपने लक्ष्य मान लिया निर्धारित कर लिया, निर्धारित तो कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। हाँ ठीक है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, और ऐसे करते करते बरसों निकल जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति समर्पित नहीं होता और ये नहीं कहता कि जब तक मैं इस कार्य को नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। उसे अपना पूर्ण योगदान देना पड़ता है लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगर एक दिन का लक्ष्य है तो वो सोच लेता है कि मैं खाना तब खाऊंगा जब लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। लंबे समय का लक्ष्य है तो चैन से जब बैठूंगा जब लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। अरे दूसरों में जो लोग ताकत है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो मुझ में क्या कमी है, मैं भी तो कर सकता हूं। ये अगर दृढ़ विश्वास आपके प्रति हो जाता है, अपने मन में आपको हो जाता है, तो आप पूर्ण लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और सामंजस्य स्थापित आसानी से कर पाते हैं। और जब लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती है, समर्पित करते नहीं है अपने को, लक्ष्य प्राप्त हो नहीं पाता है, आप जो है भटकने लगते हो, फिर आपका सामंजस्य गड़बड़ाने लगता है। तो जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित, पूर्ण रूप से कार्य करना। इसके बाद जो अगला बिंदु है, उस बिंदु में हम आते हैं कि हमारी सोच जो होनी चाहिए वो सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। भाई एक बात बताइए, कहते हैं कि यदि आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और ये सोच लिया कि भाई इस कार्य को तो मैं कर सकता हूं, तो समझ लीजिए आधी सफलता आपको मिल गई। और कार्य प्रारंभ करने से पहले ही आप ये सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मैं तो उसे कर ही नहीं पाऊंगा, तो समझ लीजिए आप कर ही नहीं सकते। तो हर कार्य के लिए सोच आपकी ये होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मुझमें वो पूरी दमखम है, मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, मैं निश्चित रूप से इस कार्य को कर सकता हूं, चाहे मुझे कोई भी अपना बलिदान करना पड़े। जब ऐसी सोच आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो आप हर कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमेशा अपनी सोच सकारात्मक, पॉजिटिव सोच रखिए। नकारात्मक जो सोच है उसे त्याग कर दीजिए। सामंजस्य स्थापित करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना सामंजस्य अपने आप स्वयं बढ़ता चला जाएगा। लोग आपसे स्वयं सामंजस्य करते हुए अपना व्यवहार प्रारंभ कर दें। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो है कार्य योजना बनाना। अब देखिए, हम लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, लक्ष्य के प्रति समर्पित भी हो गए, सोच भी सकारात्मक हो गई, लेकिन कार्य को करने की कार्य योजना हमने नहीं बनाई। कोई कब प्रारंभ करना है, कैसे प्रारंभ करना है, उसके उद्देश्य क्या हो, उन्हें कैसे क्रियान्वित करना है, किस कार्य को पहले करना है, किसको बाद में करना है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, कहां से हमको साधन उपलब्ध हो सकता है, ये सारी कार्य योजना बना लें। क्या क्या उपकरण की आवश्यकता है। तो कार्य योजना अगर आपकी प्रॉपर उचित बन जाती है तो कार्य को स्टेप बाय करते आप चले जाते हैं तो सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कार्य योजना नहीं है तो जो कार्य पहले करना चाहिए उसे बाद में करते हैं, बाद में करना चाहिए उसे पहले करते हैं और असफलता को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर हम अपने में घबराने लगते हैं, लक्ष्य को हासिल करने में देरी होने लगती है, तो हमारा सामंजस्य गड़बड़ाने लगता है। क्योंकि एक सफलता दूसरी सफलता का आगमन है। एक असफलता दूसरी जो सफल करने वाली है उसको फेल करने वाली है, उसको नेग्लेक्ट करने वाली है, उसको दूर ले जाने वाली है। इसलिए प्रत्येक कार्य की
जो भी करें आप, छोटे से छोटा कार्य हो, बड़ा हो, उसकी कार्य योजना आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो है आपका कि आप कोई भी कार्य करते हैं और कार्य आपने किया, गलती आपसे हुई, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उसमें महसूस नहीं करते। हर व्यक्ति को जो पद उसको मिला है, चाहे परिवार में कोई पद हो, विद्यालय में कोई पद हो, समाज के अंदर कोई पद हो, तो अपने उस पद के जो कर्तव्य हैं, जो पद की जिम्मेदारी है, वो अपने ऊपर लेनी है, कर्तव्य पूरा करना है। मान लीजिए गलती भी हो गई, तो गलती की जिम्मेदारी स्वयं झेलनी है कि मुझसे गलती हुई है, मैं से इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता हूं और मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो जो भी कार्य करते हैं यदि गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी अपने स्वयं के ऊपर लेना है। जब आप स्वयं के ऊपर लोगे तो सामंजस्य आपका अपने ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, क्योंकि ये श्वास अनुशासन के अंदर आता है, आपके अपने व्यवहार के ऊपर आता है। लेकिन आज का जो समय है और उसका जो अगला बिंदु है जिसको हम अध्ययन करेंगे वो है अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। हम कार्य करते हैं और जब आदमी व्यक्ति कार्य करता है तो गलती होती है, ये निश्चित है। तो उस गलती को यदि स्वीकार नहीं करता है और एक अहम में आकर के, घमंड में आकर के वो उस गलती को दूसरों के ऊपर डाल देता है कि नहीं मैंने गलती नहीं की, उसने गलती की, जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। तो ऐसा करके वो व्यक्ति अपने को अव्यावहारिक, सामंजस्य से दूर ले जाता है। तो हमेशा यदि खुद से गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर लेना है और अपना दोष कभी भी दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डालना है कि मेरा दोष ये नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है, तो दूसरों को दोष से नहीं मढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु जो आता है, सत्यता के साथ ईमानदारी से कार्य करना। देखिए कई चीज़ें होती हैं, कुछ व्यक्ति जो होता है वो हमेशा बेईमानी से कार्य करने की परंपरा ज़्यादा चल गई है। जब व्यक्ति बेईमानी से कार्य करता है तो कुछ दिन तो उसका धंधा चलता रहता है, लेकिन बाद में निश्चित रूप से एक दिन उसको नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी सत्यता उजागर हो जाती है। और यदि व्यक्ति सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करता है, चाहे वो घर परिवार में हो, विद्यालय में हो, समाज में हो, देश हित में हो, तो निश्चित मान लीजिए उस व्यक्ति की छवि अपने आप जो है सत्यता की हो जाती है, एक अच्छी छवि हो जाती है और उसका सामंजस्य स्वयं जो है स्थापित हो जाता है और वो व्यक्ति खुश हो जाता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करने लगते हैं। दूसरा सबसे जो अगला बिंदु है वो है हमारा आत्मविश्वास बनाए रखना। देखिए आजकल व्यक्ति में धैर्य की बहुत कमी हो गई है। परिणाम यदि देर से आता है तो हम धैर्य नहीं करते, इंतजार नहीं करते, हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं। अरे जो कार्य कर रहे हो उसका परिणाम तो बाद में ही आएगा, तुरंत कैसे मिलेगा? तो परिणाम का इंतजार करना है, उसमें आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है। यदि सही कार्य किया है तो निश्चित मान लीजिए जीत आपकी है और वो एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप धैर्य रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपको समाज के प्रति, परिवार के प्रति,
विद्यालय के प्रति एक विश्वास बढ़ता है कि भाई जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे हित में है, अहित में नहीं है। हम स्वार्थ के वशीभूत ऐसे अहित मान रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में काम आने वाला है। और हमेशा अपने ऊपर विश्वास करिए। जब एक बात बताइए, जब आप अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो तो दूसरों के ऊपर विश्वास कैसे कर लोगे? जब अपना विश्वास नहीं है तो दूसरा व्यक्ति तो दूसरा है, वो तो कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास व्यक्ति को निश्चित रूप से होना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास स्वयं हो जाता है तो वो दूसरों का भी विश्वास पात्र धीरे धीरे बनने लगता है। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो बिंदु है, जो हमारा अगला बिंदु और अंतिम, कि अपने आदर्श को निर्धारित करना। देखिए, समाज का कौन सा व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उस परिवार में कौन व्यक्ति अच्छा हुआ था, उसका अनुकरण करना है, उसको अपना आदर्श मानना है कि अमुक व्यक्ति हमारे परिवार में इस प्रकार का था जिससे वो परिवार का एक नाम रोशन कर गया। हमें भी अपने इस परिवार के साथ उसी प्रकार का अपना नाम रोशन करना है, परिवार का मान ऊंचा बढ़ाना है। तो परिवार के लिए एक आदर्श हो गया व्यक्ति आपके सामने। विद्यालय में देखिए, एक किसी विद्यार्थी ने, किसी अध्यापक ने विद्यालय में बहुत अच्छा कार्य किया और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि अमुक जो शिक्षक था बहुत अच्छा था, एक आदर्श स्थापित करके गया। अमुक विद्यार्थी था बहुत अच्छा था, एक आदर्श स्थापित करके गया। तो हमेशा पूरे जीवन भर उसका मान सम्मान बढ़ा रहता है, हमेशा उससे सामंजस्य रहता है। तो आदर्श भी आपका नैतिकता का आदर्श स्थापित करना है। ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े गुंडे हो जाएं कि परिवार, समाज और विद्यालय हमेशा आपको ये याद करता रहे, अमुक लड़का, अरे ये तो बहुत बदमाश था। ऐसा आदर्श स्थापित नहीं करना है। तो अच्छाई का आदर्श जो आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार का नाम रोशन करे, आपके विद्यालय का नाम रोशन करे, आपके समाज का नाम रोशन करे, आपकी जाति का नाम रोशन करे, आपके देश का नाम रोशन करे, ऐसा आदर्श आपको स्थापित करना है और उस आदर्श पर ही चलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि सामंजस्य अपने आप आपका स्वतः बढ़ता चला जाएगा और आप धीर पुरुष, वीर पुरुष उस समाज के लिए बन जाएंगे। तो हमेशा जो इसकी प्रमुख बातें हैं सामंजस्य स्थापित करने की, उन बातों को सकारात्मक रूप से लेकर के मैं आशा और विश्वास के साथ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन पर चलेंगे और इस डिग्री लेने के दौरान ही नहीं, आप यदि अपने जीवन में भी इस प्रकार से कार्य करते हैं तो सफलता को प्राप्त निश्चित रूप से करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आज आपसे इन अपेक्षाओं के साथ, नैतिक पर चलने वाली अच्छाइयों के साथ आपसे हम यह आग्रह करते हैं कि जो है आप अपना नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करते हुए अपना नाम उज्जवल करेंगे। ये जो है विश्वास हम आपसे करते हैं। तो आज के व्याख्यान का जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताया। तो जीवन में निश्चित रूप से, क्योंकि जो जीवन है वो जीवन क्या है,
आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन खुशियां नहीं है, तो किस मतलब का पैसा है? तो जीवन का में बहुत सारा अच्छा मकान है, खुशियां नहीं है, कहने का अंतर कुछ भी है आपके पास, सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन खुशियां नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं। तो खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना, जीवन जीने की कला सीखना ही सामंजस्य स्थापित करना है। अंतिम बिंदु में यह है कि यदि आपको जीवन जीने की कला सीखनी है तो सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा और समाज में आपको अपना नाम रोशन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बन पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये केवल एक पाठ बीएड का ही नहीं है, ये जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इसलिए इनको सहेजें, सुरक्षित रखें, याद रखें। बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट प्रकरण में हम फिर आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।